कार्यक्रम के दौरान ईमेल भी कर सकते हैं। तो देखिए रविवार 15 सितंबर सुबह 8 बजे टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर डोडा में प्रधानमंत्री का चुनावी शंखनाद, कहा कि राज्य में इस बार का चुनाव करेगा भाग्य तय। आजादी के बाद परिवारवाद ने जम्मू कश्मीर को किया खोखला। कुरुक्षेत्र में भी की चुनावी रैली, कहा कि लगातार तीसरी बार बनेगी हरियाणा में भाजपा सरकार। हिंदी दिवस पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में राजभाषा हीरक जयंती समारोह का किया उद्घाटन। चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का भी किया शुभारंभ। डॉक्टरों के साथ ममता बनर्जी की कुछ ही देर में बैठक। दोपहर में प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंची थी मुख्यमंत्री। काम पर लौटने की अपील। शिमला संजौली धार्मिक स्थल के अवैध निर्माण के विरोध में और 11 सितंबर को पुलिस बल प्रयोग के खिलाफ मंडी, कुल्लू, चंबा सहित हिमाचल के कई बाजार रहे बंद। व्यापार मंडल ने 5 घंटे का किया सांकेतिक प्रदर्शन। किश्तवाड़ में मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे जाने की खबर। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान के तहत छतरू इलाके में शुक्रवार को शुरू हुई थी मुठभेड़। सेना के 2 जवान हुए थे शहीद। हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दागे दोनों गोल। प्रतियोगिता में टीम इंडिया की लगातार 5वीं जीत। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बलात्कार और हत्या मामले में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। भारी बारिश के बीच भी डॉक्टर विरोध स्थल पर डटे हुए हैं। स्वास्थ्य भवन के बाहर अपना धरना जारी रखे हुए हैं। डॉक्टरों के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची हैं। वे प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से हड़ताल वापस करने की अपील करने के लिए वहां पर पहुंची। उन्होंने कहा कि वे एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक मानवीय पहल लेकर आई हैं। वे उनके लिए दीदी की तरह मिलने आई हैं। मामले को लेकर उन्होंने सभी आश्वासन दिए और साथ ही कहा कि जांच ठीक से होगी, डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन डॉक्टरों ने ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी भी की और हड़ताल को लेकर कहा कि वे अगली मीटिंग में तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। राज्य में लेकर विरोध प्रदर्शन बीते महीने से चल रहे हैं। 9 अगस्त को जब कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की घटना सामने आई थी, उस वक्त ममता सरकार की असंवेदनशीलता और मामले की जांच को दबाने के प्रयासों से डॉक्टर नाराज हुए और पूरे देश में प्रदर्शन और विरोध चला। तृणमूल सरकार को जब लगा कि बात बाहर निकल रही है, तब जाकर उसने जांच में सहयोग करने और मामले की संवेदनशीलता को समझने का प्रयास किया। वहीं कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कांग्रेस ने भी विरोध मार्च निकाला है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल सरकार का विरोध किया और कोलकाता से जुड़ रहे इसी मामले को लेकर हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं अपडेट के लिए। प्रसन्नजीत, देख रहे हैं कि लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, ममता सरकार पर लगातार दबाव डाला जा रहा है, लेकिन 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त हो गया है। हम देख रहे हैं कि लगातार ममता बनर्जी की जो सरकार है वो बजाय इस मामले का हल निकालने के लिए लगातार राजनीति ही कर रही हैं। और अब जिस तरह से सरकार बीजेपी इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भी आगे आई है। ये कह सकते हैं कि तमाम तरह से दबाव उनकी तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो भी थोड़ा सा देर से उठी है। क्या ऐसा भी है? देखिए, फिलहाल अभी का जो अपडेट है ये पहले आपको बता दूं कि
चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक चिट्ठी आया था थोड़ी देर पहले जूनियर डॉक्टर की ईमेल आईडी पर, और उनमें बताया गया कि कालीघाट में जहां पे ममता बनर्जी का रेजिडेंस का एक ऑफिस भी है आजकल, वहां पे शाम को 6 बजे 15 प्रतिनिधियों के साथ वो बैठने के लिए तैयार है। क्योंकि इसके पहले जब दोपहर को अचानक ममता बनर्जी प्रदर्शनकारी के बीच हाजिर हुई थी, उस समय पे उनकी जो 10 मिनट की हाजिरी में उन्होंने अपना एक इमोशनल जो एटीट्यूड है वो दिखाने की कोशिश की है, मैं दीदी हूँ, ये हूँ, ये सब कहकर। और उसके बाद डॉक्टर भी अपने तरफ से एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाते हुए बताया कि हम भी आज जैसे भी हो, जहां पे भी हो, बात करने के लिए तैयार हो। लेकिन उन्होंने ये बता दिया था कि हम हमारी जो 5 मुख्य डिमांड है पहले दिन से, वो डिमांड के साथ बात करेंगे। और अभी का जो तय हुआ है, ये सारे डॉक्टर जहां पे प्रदर्शन में है, वहां से मुख्यमंत्री का ये जो घर है करीब 25 किलोमीटर दूरी पर है, और काफी बारिश भी हो रही है कोलकाता में। तो इसी के बीच ये लोग सारे अपने प्रदर्शन स्थल में से निकल के अभी कालीघाट की तरफ है। लेकिन ये जो 30-32 लोग जो कल नवान्न पहुंचे थे, वही लोग 15 की जगह वही 30-32 लोग आज भी जाने की पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि हम 30-32 लोग ही जाएंगे, क्योंकि ये एक मेडिकल कॉलेज की एक रिप्रेजेंटेटिव, ये संख्या कोई वैसे आर्बिट्ररी संख्या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि जाने की पहले उन्होंने जो कल की जो मीटिंग नहीं होने का कारण हुआ कि स्ट्रीमिंग हो, आज ये लाइव स्ट्रीमिंग का शब्द तो नहीं निकाले इन लोगों ने, डॉक्टर ने अपने मुंह से, लेकिन उन्होंने ये बोल के गया कि एकदम स्वच्छता के साथ ये और ट्रांसपेरेंसी के साथ ये मीटिंग होनी चाहिए। और क्या ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है, चीफ मिनिस्टर क्या समझती है, ये हमको कालीघाट पहुंच के पता चलेगा। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि किस तरह से हो और मीटिंग और किस तरह से ना हो। तो ऐसा स्थिति में इन लोगों ने अभी निकल चुके हैं, हो सकता है आधी रास्ता तक पहुंचे हैं। 6 बजे की टाइम पे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 5:15 बजे इन्विटेशन लेटर आया था, और ये 25 किलोमीटर रास्ता काफी बारिश के बीच उनको जाना पड़ेगा। हो सकता है कि 6:30 पौने 7 से मीटिंग शुरू हो, अगर मीटिंग हो तो। जी प्रसन्नजीत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये इन प्रतिनिधियों के अंदर डॉक्टरों का ही दल शामिल है, या कुछ और भी लोग इसमें शामिल हैं जो बात करने के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ जूनियर डॉक्टर है, और बंगाल की जो सरकारी और आधा बेसरकारी मतलब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, सब जगह से एक एक करके प्रतिनिधि है, और इसके बाहर कोई भी नहीं है। और पहले दिन से ही जब भी बातचीत की सिलसिला में बातचीत हो सकता है, ऐसा स्थिति पैदा हुआ था, तब से इन्होंने बता दिए थे कि हमारे बीच कोई बाहर का लोग नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ जूनियर डॉक्टर होंगे, जो अपने दीदी की मौत की कारण ढूंढने के लिए और पहले दिन से आंदोलन पे बैठे हुए हैं, मतलब 9 तारीख है, वही लोग होंगे। उनके पास ममता, ये उन्होंने समझा दिया है अपने बातों पे कि ममता बनर्जी यहाँ पे पहुंचकर अचानक इस तरह से अगर ये ऐसा समझाया जाए कि ऐसा कोशिश किया जाए कि हमें किसी तरह से डराकर या हमारे सर पे हाथ रखे हमसे गलत काम करवा लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। हम हमारे जो 5 दफा दाबी है और मांगे हैं, इसमें एकदम अड़े हुए हैं। उसमें कोलकाता पुलिस कमिश्नर की रेजिग्नेशन है, और काफी बाकी सारे जो हेल्थ सेक्रेटरी है, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन और डायरेक्टर ऑफ मेडिकल सर्विसेज, इन लोगों का रेजिग्नेशन है, और सिक्योरिटी है, और लाइव टेलीकास्ट है। ये सब का मांग हमारे अभी भी जायज है, और हम कुछ नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं। और यही सब लेके सारे के सारे जूनियर डॉक्टर डिफरेंट कॉलेज की और डिफरेंट बैच की इन लोगों ने रवाना हुए हैं। जी प्रसन्नजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसील के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि ममता बनर्जी ने इन प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को अपने आवास पर बुलाया है, बैठक होने जा रही है, और वो लोग चल पड़े हैं, रास्ते में ही हैं। अभी कितना वक्त लगेगा वहां पहुंचकर, कुछ हल निकलता है या नहीं निकलता है, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी हम आगे के बुलेटिन में चलते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की।
प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार का शंखनाद किया। इस चुनाव में उन्होंने डोडा में अपनी पहली रैली की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद राज्य के चुनावों को हमेशा विदेशी ताकतें प्रभावित करती रही हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए परिवारवाद की राजनीति एक बड़ी बाधा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार हो रहे विधानसभा चुनाव भाग्य तय करेंगे। आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान आतंकवाद में पिसते रहे और परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां आपको गुमराह करके मौज काटती रही। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में नए नेतृत्व को कभी भी उभरने ही नहीं दिया। और पीएम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान भारतीय पत्रकार पर हमले का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करने वालों ने विदेशी धरती पर एक भारतीय के साथ ऐसा व्यवहार किया है। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भाजपा की जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव में एनडीए की लगातार तीसरी जीत का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि जनता का उत्साह बता रहा है कि हरियाणा में भी भाजपा ही हैट्रिक तय है। उन्होंने कहा कि केंद्र में तीसरी बार सरकार गठन के बाद से अब तक जन कल्याण के बड़े कदम उठाए गए हैं। पीएम ने हरियाणा में कांग्रेस सरकारों की याद दिलाई कि जब विकास का पैसा एक जिले तक सीमित रह जाता था। पीएम ने कांग्रेस सरकारों पर जनता के विकास के पैसों में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। आज सरकारी कर्मचारियों को वहां अपने हक की सैलरी के लिए हड़ताल करनी पड़ रही है। कर्मचारियों को डीए मिल नहीं रहा। मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक को सैलरी छोड़ने का बाद दिखावा करना पड़ रहा है। हिमाचल में नौजवानों की भर्तियां नहीं हो रही हैं। स्कूल कॉलेज बंद करने की नौबत आ गई है। वहां कांग्रेस ने महिलाओं को 1500 रुपये देने का वायदा किया था। हजारों महिलाएं आज भी इस पैसे का इंतजार कर रही है। चुनावी लाभ के लिए राज्यों को आर्थिक संकट में धकेलने को लेकर पीएम ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा।
पीएम ने कहा कि इन दलों ने अच्छे खासे राज्यों को बर्बाद कर दिया है। अच्छे खासे राज्यों को बर्बाद कैसे किया जाता है, ये कांग्रेस वहां करके दिखा रही है। और कांग्रेस की इस चालबाजी में उसकी पिछलग्गू पार्टी भी हां में हां मिला रही है। ये कट्टर बेईमान पार्टी है। इस पार्टी की भी एक ही नीति है, चुनाव जीतने के लिए जनता का खजाना खाली करो। आप पंजाब की हालत देखिए, क्या कर दी है। हरियाणा के लोगों को ऐसी पार्टियों को सरकार के पास भी नहीं फटकने देना है। तो ये थी जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव से जुड़ी खबरें। और आगे बढ़ते हैं, जहां भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विदेश में देश की छवि खराब करने को लेकर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विदेश जाकर देश के बारे में अनर्गल बातें करते हैं, वे देश में मीडिया को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और अमेरिका में बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर सवाल पूछे जाने पर पत्रकार के साथ बदसलूकी करते हैं। राहुल गांधी जी वो नेता हैं जो हर सत्र के बाद आदतन विदेश जाते हैं, फिर फितरतन वहां से बैठकर भारत के विरुद्ध तमाम अनर्गल और आपत्तिजनक बातें करते हैं और फितरतन भारत विरोधी स्थापित एजेंडाधारी व्यक्तियों के साथ मुलाकातें करते हैं। भारत में मीडिया को डिमोरलाइज करने के लिए जात की बात करते हैं और वहां मीडिया पे हाथ उठाने पे आ गए। अमेरिका में एक पत्रकार के साथ कथित मारपीट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अभी तो उन्होंने सिर्फ माइक फेंका है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर राहुल गांधी से हिंदुओं के बारे में सवाल किया गया तो वह उनकी जीभ काट लेंगे। राहुल गांधी अभी तो बांग्लादेश के हिंदुओं पे, बहनों पे बलात्कार, अत्याचार, आगजनी हो रहा है। राहुल गांधी इस प्रश्न के जवाब में उनके सहयोगियों ने माइक फेंक दिया, छीन लिया। क्या हिंदुओं से इतना नफरत है? आने वाले दिन में क्या पत्रकार कोई पूछेगा तो उसकी जुबान बंद कर देंगे, जीभें काट लेंगे क्या? ये तो लोकतंत्र के ऊपर प्रहार है। और यहाँ बुलेटिन में हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज का दिन हीरक जयंती का दिन है। आज का दिन हिंदी को संपर्क भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने का है। हिंदी को संपर्क भाषा, जन भाषा, तकनीक की भाषा और अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने के संकल्प का दिन है। मैं आज इस मंच से देश और दुनिया में रहने वाले सभी हिंदी भाषी भाइयों बहनों और अन्य भाषा बोलने वाले मेरे जैसे हिंदी प्रेमियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दें।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में हिंदी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में ज्ञानवापी को विश्वनाथ धाम बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञानवापी ही विश्वनाथ धाम है, इसे मस्जिद कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये बात आदि शंकराचार्य की वाराणसी में भगवान सदाशिव द्वारा परीक्षा लेने की एक पुरातन कथा का वर्णन करते हुए कही। आचार्य शंकर जब अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे काशी में आए, तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने इस बात को देखा कि प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में आदि शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं, तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आदि शंकर के मुंह से निकलता है, हटो, मेरे मार्ग से हटो। तो सामने से जो चंडाल होता है वह एक प्रश्न पूछता है कि आप तो अपने आप को अद्वैत ज्ञान के मर्मज्ञ मानते हैं, आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है, इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है, और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं, इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने, कोई भौचक थे, एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मंगेश यादव एनकाउंटर पर सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वह सिर्फ जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। अगर वो मंगेश यादव की बात करते हैं अखिलेश जी, तो हमारा एक सवाल बार बार मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या मंगेश यादव सुल्तानपुर के घटना में इन्वॉल्व था कि नहीं था? इसका उत्तर वो क्यों नहीं देते? अगर वो घटना में इन्वॉल्व था तो वो अपराधी था, और अपराधी अगर गोली चलाएगा तो पुलिस उनको फूलों की वर्षा नहीं करेगी। पुलिस की तरफ से भी गोली चली है। एक पुलिस वाला घायल शैलेश राजभर हॉस्पिटल में भी जूझ रहा है। उसकी चर्चा तो नहीं कर सकते, उसके परिवार को बुला के तो नहीं मिल सकते। और शिमला में संजौली से शुरू हुआ मस्जिद विवाद अब हिमाचल के दूसरे राज्यों में भी अपना असर दिखा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने शिमला के पास संजौली में प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में शनिवार को हिमाचल बंद का आह्वान किया है और इस आह्वान के समर्थन में राज्य के कई अन्य जिलों में दोपहर तक बंद किया गया। इनमें कुल्लू, चंबा, ऊना और हमीरपुर शामिल हैं। शिमला के निकट सुन्नी कस्बे में आज हिंदू संगठनों ने शुक्रवार को केजरीवाल के जमानत पर छूट कराने के दौरान उनके समर्थकों और कार लोगों की मौत हो गई है। मौका नहीं मिला। कार डूबने से इसमें सवार दोनों लोगों की मौत हो गई और काफी प्रयास के बाद रात में केवल एक ही शव बरामद किया गया था।
जबकि दूसरा शव सुबह बरामद किया गया। मरने वाले दोनों व्यक्ति बैंक कर्मचारी बताए जा रहे हैं। उनमें से एक HDFC बैंक की गुरुग्राम शाखा में प्रबंधक के रूप में काम करता था। और खेल की खबरों की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में खेले गए मैच में आज भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया। पाकिस्तान ने 7वें मिनट में ही गोल कर मैच में अपना दूसरा गोल किया और भारत को 2-1 की बढ़त दिला दी। और इसके बाद मैच में कोई और गोल नहीं हुआ और भारत ने ये मैच 2-1 से अपने नाम कर लिया। अब भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में अविजित रहते हुए सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। CPI-M के वरिष्ठ नेता कॉमरेड सीताराम येचुरी के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पर रखा गया। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वहां पहुंचकर अंतिम दर्शन किए। सीताराम येचुरी के समर्थक समेत कई बड़े नेताओं ने सीताराम येचुरी को अंतिम श्रद्धांजलि दी और बाद में उनके पार्थिव शरीर को अशोका रोड स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में ले जाया गया और वहां से फिर उनके पार्थिव शरीर को एम्स अस्पताल प्रशासन को सौंप दिया गया है। सांस की नली में संक्रमण के कारण सीताराम येचुरी पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और 72 वर्ष की आयु में इलाज के दौरान गुरुवार को उनकी मृत्यु हो गई थी। और पूरे दक्षिण भारत में ओणम उत्सव हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ओणम उत्सव के मौके पर आज केरल के कोच्चि में स्थित त्रिकरा मंदिर में उत्तरडा साध्या और उत्तरडापुरम का आयोजन किया गया और इस मौके पर एक भव्य पारंपरिक भोज का आयोजन किया गया जिसके अंतर्गत करीब 20,000 लोगों ने भोज परोसा। त्रिकरा मंदिर का उत्तरडा साध्या ओणम उत्सव का एक अभिन्न अंग है और तिकरा ऐसा मंदिर है कि जहां भगवान विष्णु को वामन अवतार में पूजा जाता है और जिसका संबंध राजा महाबली से है। और इसी के साथ ही हमारा समाचार यहीं समाप्त होता है। हमारी टीम को अब अनुमति दें। नमस्कार।